तीन ही जगह है जहाँ से पोटेशियम एक्सक्रीट होता है। फर्स्ट इज स्वेट। स्वेट से हमारा निकलता है 2%। इसलिए आपने इसका इम्प्लीकेशन क्या है, अगर आपने देखा होगा कोई भी मैराथन रनर्स हैं या पूरे दिन जो स्पोर्ट्स चलते हैं जिसके अंदर डिहाइड्रेशन के चांसेस हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, तो ऐसे में क्रैम्प्स आते हैं, मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स क्यों हो रहे हैं? डिहाइड्रेशन की वजह से मेरे पास हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। वो चीज़ आप देखना हाइपोनेट्रीमिया की सीरीज में क्यों हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, प्लस साथ में हाइपोकेलेमिया हो रहा है। तो जब ये सारी चीज़ होंगी, क्योंकि स्वेट से ज़्यादा पोटेशियम एक्सक्रीट आउट हो गया, तो जब ये डेफिशिएंसी होंगी तो पेशेंट को या एथलीट को क्रैम्प्स आने लगेंगे। दूसरा होता है स्टूल। स्टूल से अराउंड 10% का एक्सक्रीशन होता है पोटेशियम का। तो इसलिए अगर कोई भी डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, या फिर कोई ट्यूमर्स हैं जैसे वीआईपीओमा या सिक्रेटरी ट्यूमर्स हैं जो भी सिक्रीट ज़्यादा करवा रहे हैं, तो ऐसे में हाइपोकेलीमिया हो जाएगा स्टूल से निकल के। तो ये तो हमने क्या देखा, यहाँ से सिर्फ 2% निकल रहा है, स्टूल से हमारा सिर्फ 10% निकल रहा है, लेकिन निकालना तो हमें बहुत ज़्यादा है सोडियम को, पोटेशियम को सॉरी। तो कहाँ से मेजर निकलेगा? मेजरली ये निकलता है किडनी से। किडनी एक्सक्रिएट करती है अराउंड 90 to 95% ऑफ टोटल पोटेशियम। तो इसलिए अगर कभी भी मेजर पोटेशियम का मेटाबॉलिज्म किडनी के थ्रू हुआ, इसलिए एक बेसिकली एक सेइंग है कि अगर कभी भी आपके पास हाइपरकेलीमिया है या हाइपोकेलीमिया है, तो इट इज़ रीनल डिसऑर्डर, रीनल डिजीज अनटिल प्रूवन अदरवाइज, है ना। जब तक आपके पास और कोई कॉज नहीं मिल रहा तब तक हम रीनल सोचेंगे। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पोटेशियम क्लियरेंस और पोटेशियम मेटाबॉलिज्म इज हैंडल्ड बाय किडनी। लेकिन ये चीज़ जनरल रूल नहीं है, पहले दूसरा भी रूल आउट करने हैं ना, हो सकता है स्टूल से या स्वेट से भी निकल रहा हो। तो ये है, तो सबसे पहले किडनी का पोटेशियम मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं कि किडनी कहाँ कहाँ से किस तरह से एक्सक्रीट करती है। तो किडनी से कहाँ कहाँ से पोटेशियम निकलेगा? नेफ्रॉन से। ये नेफ्रॉन के डायग्राम है। ये मेरे पास ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन हो गया, ये मेरे पास पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले या असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में भी दो पार्ट हैं, ये है कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट और ये है मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर इसमें देखें तो अराउंड 100, अगर मैं 100% पोटेशियम मानूँ, तो 100% पोटेशियम में से अराउंड 65 to 70% पीसीटी से एक्सक्रीट आउट होता है, पीसीटी से निकलता है, रीअब्जॉर्ब होता है। बेसिकली यहाँ मेटाबॉलिज्म होता है 65 to 70%। देन थिक असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ से अराउंड 20% ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है पोटेशियम का। देन डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल से इट इज़ अराउंड 3% एंड कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट से अराउंड 9%। ये है नॉर्मल। अब अगर किसी पेशेंट में लेट सपोज कि हाइपरकेलीमिया है, हाइपरकेलीमिया का मतलब क्या है? बॉडी कंपेंसेट कैसे करेगी हाइपरकेलीमिया को ठीक करने के लिए? बॉडी एक ट्राई करेगी एक्सक्रीट करने का, कि यूरिन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम बाहर निकाल दिया जाए जिसकी वजह से हाइपरकेलेमिया करेक्ट हो जाए। तो ऐसे में हम देखेंगे कि अगर हाइपरकेलेमिया होगा तो भी जो पीसीटी है वो तो 65 से 70% ही एक्सक्रीट करेगी। तो पोटेशियम अगर ये पीसीटी जो है वो पार्ट नहीं लेगी अगर मेरे पास हाइपरकेलेमिया है, उसका फिक्स्ड है। नॉर्मल आ रहा है तो भी वो 67% निकालेगी, और अगर हाइपरकेलेमिया है तो भी वो 60% ही निकालेगी, 67%। वहीं थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये भी 20%, अगर हाइपरकेलीमिया होगी तो कोई एक्सेसिव नहीं निकालेगी है। लेकिन यहीं पे अगर मैं डीसीटी और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट देखूं, तो ये ये जहाँ पे ये 3% निकाल रही थी वहाँ ये अब 10 to 50% निकालने लगेगी, और जो कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट है वो 9 से अपना फंक्शन बढ़ा के 30% निकालने लगेगी। तो इसका इम्प्लीकेशन देखेंगे कि ये कैसे कर रहे हैं। तो जब भी ये हमारे पास अगर हाइपरकेलीमिया होगा तो उसका कंपनसेशन मेरा कौन करेगा? डीसीटी एंड कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट। अब रीनल हैंडलिंग में सबसे पहले ग्लोमेरुलस से देखें तो जो पोटेशियम है वो फ्रीली फिल्टर्ड होता है, यानी अगर मेरा ग्लोमेरुलस ये है तो उससे फ्रीली पोटेशियम अंदर जाएगा ना। पोटेशियम प्रोटीन बाउंड होता है जिसकी वजह से उसको रोक के रखे। तो जितना भी ब्लड में मेरा पोटेशियम आ रहा है सारा का सारा ग्लोमेरुलस से फिल्टर आउट होके सारा का सारा नेफ्रॉन में चला जाएगा। फिर अगर पीसीटी पे देखें तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के अंदर मेरे पास पैरासेलुलर ट्रांसफर होता है। पैरासेलुलर ट्रांसफर क्या होता है? कि सेल्स के बीच से निकल गया। यहाँ पे अगर जैसे मैंने देखा ग्लोमेरुलस से मेरा सारा पोटेशियम आ गया अंदर, तो जब सारा पोटेशियम अंदर आ गया तो सारा का सारा पोटेशियम पीसीटी पे जाएगा। तो ये मेरे पास पीसीटी की लेट सपोज ल्यूमन है ना, नेफ्रॉन की ल्यूमन है। तो यहाँ सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, भले ही वो मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, तो वो अगेंस्ट अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और जो सामने ब्लड है उसके अंदर पोटेशियम कम है रिलेटिवली, मैग्नीशियम कम है, कैल्शियम कम है, तो वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट पैरासेलुलर सेल के बीच से ही सारा का सारा निकल जाएगा, पोटेशियम भी, कैल्शियम भी, मैग्नीशियम भी।
तो ये पैरासेलुलर ट्रांसफर है, यहाँ पे कोई मेरे पास एटीपी इन्वॉल्व नहीं हो रही, वो अपने अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट सारा का सारा निकल रहा है। यहाँ पे कितना एब्जॉर्प्शन होता है पोटेशियम का, यहाँ पे अराउंड 65 to 70% एब्जॉर्प्शन होता है पोटेशियम का। सबसे ज़्यादा मेजर अमाउंट ऑफ पोटेशियम यहीं पे रीअब्जॉर्ब होता है। फिर आगे थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे हमने देखा था, यहाँ पे हमारी लूप डायरेटिक काम करती है। लूप डायरेटिक क्या है, यहाँ पे हमारे पास चैनल रहता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड। तो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड क्या करता है, ये पोटेशियम का यहाँ से एब्जॉर्प्शन करा रहा है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन करा रहा है, क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन कराता है। इसी को हमारी लूप डायरेटिक इनहिबिट करती है। तो यहाँ पे पोटेशियम कैसे मेटाबोलाइज होता है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहीं पे मेरे पास बेजल मेम्ब्रेन पे, यानी यहाँ ब्लड साइड है, यहाँ मेरा ल्यूमन है, और ये थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, जो क्या काम करता है हमने पढ़ा, 3 सोडियम बाहर सेल से, 2 पोटेशियम अंदर। तो जब 2 ही पोटेशियम अंदर आएंगे, 3 सोडियम बाहर जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, हमने जैसे पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट होगी तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस को बाहर से अंदर शिफ्ट करने के लिए बोलेगा। तो बाहर से अंदर कौन शिफ्ट करवाएगा, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल। तो यहाँ से मेरे पास सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम अंदर आएगा, और साथ में क्लोराइड भी अंदर आएगा। तो वो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। लेकिन मुझे अराउंड 20% पोटेशियम सोडियम एब्जॉर्ब करना है, पोटेशियम भी इन्वॉल्व करना है, सोडियम भी एब्जॉर्ब करना है। तो वो चीज़ इससे हो नहीं पाती अकेले से। तो यहाँ से सेल के पास एक और क्या चीज़ है, उसके पास दूसरा रिसेप्टर है, रोम के चैनल। रोम के चैनल से जो यहाँ पे एडिशनल पोटेशियम क्रिएट हो गया अंदर, उसको भी मैं बाहर ल्यूमन में निकाल दूंगा। जब मैं बाहर ल्यूमन में निकाल दूंगा, तो उससे क्या होगा, मेरे पास और ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट होगी, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट होगी तो और सोडियम और पोटेशियम अंदर आएगा। बेसिकली हमें सोडियम को प्रिजर्व करना है। तो जब सोडियम और ज़्यादा अंदर आएगा, और ज़्यादा अंदर आएगा, सोडियम से मैं यहाँ से ब्लड के अंदर भेजता रहा हूँ सोडियम को, और पोटेशियम यहीं पे ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, है ना। तो और कुछ यहाँ पे पोटेशियम जो है वापस ब्लड के अंदर भी जाता जाएगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे इस पोटेशियम का नेट एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होता है 20%, है ना। तो हमने देखा यहाँ पे कि पीसीटी के अंदर हमारा कितना हुआ, अराउंड 65 to 70%। थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर कितना पोटेशियम रीअब्जॉर्ब हुआ वापस ब्लड में, 20%। तो अभी तक हमारा लगभग ये पीछे 70 प्लस यहाँ 20, 90% के आसपास हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया है पोटेशियम। अब आगे देखते हैं, आगे अब यहाँ से ब्लड किधर जाएगा, आगे यहाँ से सॉरी यूरिन हमारा किस तरफ जाएगा, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से हमारे पास डीसीटी की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इसमें डिस्टल कॉन्वोलेटेड टब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट दोनों को एक साथ देखते हैं। तो यहाँ पे ना हमारे पास 3 सेल्स होते हैं, तो दोनों में मिला के हमारे पास 3 सेल्स हैं। एक है प्रिंसिपल सेल, दूसरा होता है हमारे पास इंटरकैलेटेड सेल्स, इंटरकैलेटेड सेल्स, है ना। तो यहाँ पे इंटरकैलेटेड सेल्स भी 2 तरह के रहते हैं, अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स और बीटा इंटरकैलेटेड सेल्स। अब जो पी सेल्स हैं, हमारे पी सेल्स का काम क्या होता है, सिक्रीशंस ऑफ पोटेशियम। सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम मतलब कि ये पोटेशियम को यूरिन में भेजते हैं ना, कि वो ब्लड से निकाल के यूरिन में सिक्रीट करेंगे। वहीं पे जो अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स हैं, जो अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स हैं, उनका काम है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम, यानी पोटेशियम को इसमें से यूरिन में से रीएब्जॉर्ब करवा के ब्लड के अंदर भेजना। तो ये काम होता है अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स का। पोटेशियम के मेटाबॉलिज्म में बीटा इंटरकैलेटेड सेल्स का कोई रोल नहीं है। अब ये दोनों सेल्स डीसीटी में भी होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन कलेक्टिंग डक्ट। और ये दोनों सेल किससे काम करते हैं, दोनों सेल काम करते हैं अंडर एल्डोस्टेरोन एक्शन। जैसे हमने पीछे देखा था एल्डोस्टेरोन कैसे काम करता है, तो उसी एल्डोस्टेरोन एक्शन पे पी सेल भी काम करता है, इंटरकैलेटेड जो सेल्स हैं अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स, वो भी काम करते हैं। पी सेल का काम है पोटेशियम का सिक्रीशन, यानी ये ब्लड के अंदर कराता है हाइपोकैलेमिया, और वहीं अल्फा इंटरकैलेटेड सेल कराता है पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन, यानी ये करवाता है हमारे पास हाइपरकैलेमिया। तो ये पी सेल्स कब काम करेंगे, पी सेल काम करते हैं जब भी मेरे पास, पी सेल क्या करवा रहे हैं, सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम, यानी ब्लड से पोटेशियम कम करवा रहे हैं। तो जब भी हाइपरकैलेमिया होगा, हाइपरकैलेमिया होगा तो एल्डोस्टेरोन पी सेल्स पे ज़्यादा काम करेगा। वहीं पे अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स वाया एल्डोस्टेरोन कब ज़्यादा काम करेगा, जब मेरे पास हाइपोकैलेमिया होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे अल्फा इंटरकैलेटेड सेल से पोटेशियम बढ़वाना है और पी सेल से मुझे पोटेशियम कम करवाना है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो अब इनका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म जैसे मोस्टली तो हमने देख ही लिया है। एल्डोस्टेरॉन आएगा, एल्डोस्टेरॉन मेरे पास 3 चैनल्स को एक्टिवेट करेगा। सबसे पहले यहाँ मेरे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, दूसरा है मेरे पास यहाँ पे इनेक चैनल जो सोडियम को एंट्री करवाएगा, फिर तीसरा है मेरे पास रोम के चैनल,
और एक और होता है मेरे पास यहाँ पे बीके चैनल। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एल्डोस्टेरोन आएगा, एल्डोस्टेरोन सोडियम पोटेशियम को एक्टिवेट करेगा, तो पोटेशियम जो है नेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंदर क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट करेगा, तो बाहर से इनेक चैनल से सोडियम अंदर आएगा, प्लस फर्दर जो अंदर पोटेशियम है उसको एक्सक्रीट आउट करेगा रोम के चैनल प्लस बी के चैनल, तो जिससे फर्दर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट होगी, तो सोडियम अंदर और ज़्यादा आता रहेगा। तो बेसिक मैकेनिज्म यही है। इसी वजह से जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराता है एल्डोस्टेरोन, और बी के चैनल और रोम के चैनल के थ्रू पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है यूरिन के अंदर। ये मेरा हो गया पी सेल का फंक्शन, क्योंकि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, पोटेशियम का एक्सक्रीशन, तो ये मैं करवा रहा हूँ पी सेल पे। वहीं अगर अल्फा इंटरकेलेटेड सेल्स है, अल्फा इंटरकेलेटेड सेल पे एल्डोस्टेरोन कैसे काम करता है, अल्फा इंटरकेलेटेड सबसे सिंपल है। अल्फा इंटरकेलेटेड सेल्स के अंदर मेरे पास H+K+ATPase पंप होता है, यहाँ पे मेरे पास ATP यूज होगी। H+K+ATPase क्या काम करेगा, जो H+ आयंस हैं वो ब्लड से लेगा और वो डायरेक्टली यूरिन में पास कर देगा, और जो यूरिन का पोटेशियम है उसको ब्लड के अंदर भेज देगा। तो ये पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है अंडर एल्डोस्टेरोन। जो अल्फा इंटरकेलेटेड सेल्स हैं उसका बस इतना ही काम है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ हमने देख ली, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस और पोटेशियम चैनल। अब रोम के की बस एक फुल फॉर्म सिग्निफिकेंट है, क्या काम करता है रोम के चैनल, रोम के की फुल फॉर्म है रीनल आउटर मेडुलरी पोटेशियम चैनल्स, और बी के चैनल्स की फुल फॉर्म क्या है, बिग पोटेशियम चैनल्स। ठीक है, बस इतना ही यूज़ करना है। अब लास्ट इसके अंदर ये चीज़ बचती है पोटेशियम हैंडलिंग में, कि हमारे पास जो पी सेल्स हैं वो किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, है ना, किस तरह से एक्टिवेट होंगे जो पी सेल्स हैं, पी सेल्स किस तरह से एक्टिवेट होंगे। पी सेल हमारा जब एक्टिवेट होगा, जब पी सेल्स के एक्टिवेशन के लिए एक तो मुझे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चाहिए, जब ये मेरा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस ज़्यादा काम करेगा तभी तो मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से मेरे पास सोडियम एब्जॉर्प्शन होगा और पोटेशियम का एक्सक्रीशन होगा, तो इसकी एक्टिविटी मुझे ज़्यादा चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो एपिकल परमिएबिलिटी है मेम्ब्रेन की, एपिकल परमिएबिलिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे फ्री फ्लो पोटेशियम का होता रहे, पोटेशियम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेगा अगर मेम्ब्रेन परमिएबल होगी। तीसरा, एल्डोस्टेरोन फंक्शनिंग होना चाहिए, एल्डोस्टेरोन ऐसा ना हो कि एल्डोस्टेरोन का रेजिस्टेंस हो, जब एल्डोस्टेरोन यहाँ पे काम करेगा तभी वो काम करेगा। दूसरा, मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो मेरे पास ल्यूमेन है, अगर उस ल्यूमेन का फ्लो ज़्यादा है, मान लो ब्लड फ्लो, यहाँ पे यूरिन का फ्लो ज़्यादा है, जब फ्लो ज़्यादा होगा तो यहाँ से जो पोटेशियम आएगा वो इधर इकट्ठा होगा, लेकिन फ्लो की वजह से सारा पोटेशियम नीचे नीचे जाता जाएगा। जब पोटेशियम जल्दी जल्दी नीचे जाएगा तो ये वाला जो इधर का पोटेशियम है ये इधर चला गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो गई। जब नेगेटिविटी क्रिएट हो गई, जो ज़्यादा सोडियम अंदर जाएगा, तो वो सेम मैकेनिज्म करेगा। प्लस दूसरा इसके अंदर रहता है कि डिलीवरी ऑफ सोडियम अगर मेरे पास ज़्यादा हो जाए, डिलीवरी ऑफ सोडियम से क्या मतलब है, ये मेरे पास चैनल हुआ, यहाँ मेरे पास ल्यूमेन है, इधर मेरे पास ब्लड है, अगर मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा सोडियम आ रहा है, सोडियम डिलीवरी सॉरी, अगर मेरे पास यहाँ सोडियम डिलीवरी ज़्यादा होती है ल्यूमेन पे, तो जब सोडियम डिलीवरी ज़्यादा होगी तो मेरे पास अंदर ज़्यादा सोडियम जाएगा, अंदर जब ज़्यादा सोडियम जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट होगी, क्योंकि जो एक्सेस सोडियम था वो ज़्यादा अंदर चला गया, तो मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा क्रिएट हो गई। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा क्रिएट हो गई तो अंदर से पोटेशियम ज़्यादा बाहर निकलेगा उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए, तो ज़्यादा पोटेशियम एक्सक्रीट होगा। तो इस चीज़ का ना मुझे इम्प्लीकेशन पूछना है। तो इम्प्लीकेशन कैसे देखेंगे, अब जैसे हमें पता है कि लूप डायरेटिक और थायजाइड डायरेटिक, दो डायरेटिक हैं। लूप डायरेटिक किस पे काम करती है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल पे, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे। ठीक है, वहीं थायजाइड किस पे काम करती है, ये काम करती है डीसीटी पे, है ना। तो ये क्या करती है, लूप डायरेटिक सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड और थायजाइड NaCl ब्लॉकर। तो अब मुझे पूछना है कि लूप डायरेटिक और थायजाइड डायरेटिक में से कौन ज़्यादा हाइपोकेलेमिया कराती है। तो आपका आंसर क्या करेगा, लूप डायरेटिक, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट डायरेटिक है, तो ये ज़्यादा चैनल ब्लॉक कर रही है, तो ये ज़्यादा हाइपोकेलेमिया कराती होगी, है ना। नहीं, एक्चुअल में आंसर है थायाजाइड ज़्यादा हाइपोकेलेमिया कराती है। क्यों कराती है, इसका सिग्निफिकेंस यहाँ देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो है ये मैंने थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने सारा का सारा पढ़ा था, यहाँ पे जैसे हमने सोडियम पोटेशियम ATPase काम करेगा, तो यहाँ पे मेरा 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल एक्टिवेट होगा, जिससे सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड अंदर आएंगे। तो जब वो अंदर आएंगे
तो फिर यहाँ पे मेरे पास एक चैनल है रोम के चैनल, यहाँ से पोटेशियम फर्दर बाहर निकलेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ से इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी कि यहाँ पे मेरा जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ब्लड के अंदर चले जाएंगे। पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, 2 सेल्स के बीच से कैल्शियम और मैग्नीशियम ब्लड में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे काम हो रहा है सारा। वहीं थायाजाइड मेरा यहाँ पे डीसीटी के अंदर सिर्फ सोडियम पोटेशियम ब्लॉक करेगी। तो जब मेरा लूप डायरेटिक यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम ब्लॉक करा लेट सपोज, तो ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम है जब ये ब्लॉक हो गया तो ये सारा काम नहीं होगा। तो जब ये सारा काम नहीं होगा तो इसके अंदर यहाँ पे ये पोटेशियम, ये कैल्शियम मैग्नीशियम, यहाँ पे ये वाला सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, ये कुछ भी रीअब्जॉर्ब या सिक्रीट नहीं हो रहा। ये सारा का सारा नीचे जाएगा थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। कहाँ जाएगा, ये जाएगा इधर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल पे। तो यहाँ मेरे पास आया सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है। तो हमने क्या पढ़ा था, जितना मेरे पास यहाँ पे सोडियम डिलीवर होगा, जितना मेरे पास यहाँ सोडियम डिलीवर होगा उतना ज़्यादा सोडियम अंदर एब्जॉर्ब होगा। जितना ज़्यादा सोडियम अंदर एब्जॉर्ब होगा उतना यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्रिएट होगी और इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ल्यूमन में क्रिएट होगी उतना ज़्यादा ये और ज़्यादा पोटेशियम को सिक्रीट करवाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो ये पोटेशियम आयन को एक्सक्रीट करवाएगा बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोन्यूट्रल बने रहना है। लेकिन क्या ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मैग्नीशियम कैल्शियम एक्स्ट्रा है। जो मैग्नीशियम कैल्शियम एक्स्ट्रा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनने ही नहीं देगा। क्यों नहीं बनने देगा, यहाँ पे +2 आयंस है, मैग्नीशियम के +2 आयंस हैं, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी क्रिएट ही नहीं होने देगा। तो इतना ज़्यादा सोडियम अंदर नहीं जा पाएगा डिस्पाइट बीइंग ज़्यादा सोडियम। तो इतना ज़्यादा सोडियम अंदर नहीं जाएगा तो जिसकी वजह से ग्रेडियंट ज़्यादा नहीं बनेगा, ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं बनेगा तो ज़्यादा पोटेशियम सिक्रीट नहीं होगा, तो हाइपोकैलियमिया भी माइनर रहेगा। वहीं थायाजाइड डायरेटिक के साथ ये सब चीज़ नहीं है। थायाजाइड तो डायरेक्ट डीसीटी पे काम कर रही है, यहाँ पे ब्लॉक किया, नीचे मेरे पास एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। कलेक्टिंग डक्ट के नीचे क्या है, एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ नहीं। तो हाइपोकैलियमिया मेरे पास थायाजाइड डायरेटिक में ज़्यादा होता है।